तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसा प्रश्नों की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 के बीच जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने 1 और 2 चैप्टर का वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है जाके देख लें। ठीक है, चलिए उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही आपको चैनल में मिल ही जाएगा। चलिए पहला जो आपका चैप्टर 3 से प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ध्रुवता की स्थिति किस देश की शक्ति की प्रचारक है, तो वो हो जाएगा एक ध्रुवता आपका अमेरिका यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की चित्र प्रस्तुत की, तो वो जो किया था आपका जॉर्ज बुश। कौन? जॉर्ज बुश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था, तो देखिए कुवैत पर जो कब्जा किया था वो किया था इराक ने। कौन? इराक ने। कब? 1990 में किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त करवाया गया, तो सिंपल सी बात है इराक से। किससे? इराक से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो देखिए अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसमें हमला जो हुआ था आपका 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 के अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका में कुछ विभिन्न जो अरब देश थे ना, 19 किडनैपर ने इनके वहाँ वहाँ के जो 4 विमान थे उसको हैक कर लिया था। मत ठीक है, तो ये जो आपका गिराया गया था, आपका पहला जो गिराया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में 4 जगह पे गिराया गया था, फिर दक्षिणी टावर में, फिर पेंटागन में, और फिर आपका गिराया गया था कुछ मुख्यालय वगैरह में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 4 जगह पे गिराया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे प्रश्न क्या बता रहा है कि 9/11 से क्या समित है। देखिए जो आपका 11 सितंबर 2000 की घटना है तो उसी को हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिखाई देता है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ठीक है, तो 9/11 की घटना अगर पूछा जा सकता है तो 11 सितंबर 2001 और ये अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया जिसमें 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया, तो देखिए जो अमेरिका जिसको मिटा दिया वो अफगानिस्तान में मिटा है। ठीक है, अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ तालिबान बना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाया तो आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि ऑपरेशन इंड्रोनिक फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चला गया, तो देखिए ऑपरेशन इंड्रोनिक जो फ्रीडम है ना वो आपका अमेरिका द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा? अमेरिका द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन मुझे 2 जो दिखाया जाता है आपका यूएसए आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि ऑपरेशन इन्फिनिट रीच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था, देखिए ऑपरेशन इन्फिनिट जो रीच है वो भी आपका अमेरिका द्वारा यानी कि यूएसए द्वारा इस चालू किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जैसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं वो आपका 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई देता है प्रथम खाड़ी युद्ध आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया, तो देखिए इराक पर जो आक्रमण किया था 2003 में वो किया था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए दिखाई देता होगा सही सा उत्तर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मदद के खर्च करता है, तो देखिए वो करता है आपका अमेरिका, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाया देता होगा आपका सही सा उत्तर हुआ था। ठीक है, 2 अमेरिका। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद डैश विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर उभरा, तो देखिए जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है उसके बाद जो एक ही ताकतवर बचता है वो होता है आपका अमेरिका। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे अमेरिका आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि हेगेमनी अर्थात वर्चस्व का, ठीक है, वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में डैश के प्रधानता के चिन्ह के लिए किया गया था, वो किया था एंथिस ने। किसने? एंथिस ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंथिस आप लिख दीजिएगा या तो ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं चौथा जो आपका चैप्टर है। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे इसको भी देखेंगे, फिर आपका 5 तो पढ़ना है नहीं, फिर हम लोग 6 को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के इसे भी देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा लेट होगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं। अगर आप बैठते हैं मोबाइल लेके तो आप पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, तो कुछ कुछ के लिए बैठे तो नहीं है, तो
प्रेम से सुनिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए जो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1993 में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 93 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 92 में टिक मार देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो दो दो दिखाई देता होगा आपका 92 सही सा उत्तर हो जाएगा। देखिए 93 अगर मिलता है आपका, ठीक है, तो आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका सही होगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि 1957 में अपने स्थापना के समय यूरोपीय संघ क्या था। ठीक है, तो उसका पहला नाम क्या था उस जिस स्टार्टिंग समय, तो वो नाम था आपका यूरोप आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोप आर्थिक समुदाय, जो कि आपका 57-58 में बनाया गया था। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि यूरोप संघ की मुद्रा क्या। तो देखिए यूरोप संघ की अपना एक मुद्रा है, राष्ट्रगान है, ध्वज है। तो मुद्रा यहाँ पे पूछा गया तो मुद्रा आपका यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है। देखिए G77 का जो आशय है वो आपका हो जाएगा विकासशील देशों से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। देखिए साम्यवादी जो चीन है इसका उदय 1949 में हुआ। कब हुआ था? 1949, 1949। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 जो दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माओ किस देश का शासक था। तो देखिए माओ है ना वो आपका चीन का था। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता होगा। तो माओ ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाया जाता है चीन, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना कब हुई। तो देखिए वो हुआ था आपका जाकर 1949 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है निखिल स्टडी क्लासेस। अगर आप टेलीग्राम में सर्च मारते होंगे तो मिल जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खुली दीवार की नीति अपनाई। तो देखिए खुली दीवार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी चीन ने। किसने? चीन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई। तो देखिए खुले द्वार की नीति सबसे पहले चीन ने अपनाई, और कब अपनाई पूछा जा रहा, तो अपनाया गया था 1968 में। कब? 1968 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि भारत और चीन के बीच जो पंचिल समझौता हुआ था तो कब हुआ था। तो देखिए भारत और चीन के बीच पंचिल जो समझौता हुआ था 1954 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको 4 जो दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संधि की ठीक है जिसकी प्रधानता पंचशील सूत्र में रखे गए। तो देखिए पंचशील जो समझौता हुआ था सिंपल सी बात है चीन के साथ हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो आपका 2 जो दिखाई देता होगा सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कौन सा ठीक है वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 2006। क्या हो जाएगा? 2006। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो आपका 4 दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने भारत का आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो वो क्या था? चीन ने। किसने? चीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे 1 जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो देखिए मैकमोहन जो रेखा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका जो 2 दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर है। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच का है। तो इस प्रकार से आपका जो अरुणाचल जो प्रदेश होता है जिसकी राजधानी ईटानगर है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसके बाद आपका जो चैप्टर 6 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहे। चैप्टर 6 का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देखिएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देख लें और कट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो थोड़ा लंबा भागेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि एशिया का कौन सा देश ठीक है G80 का समूह है। तो देखिए G80 का जो समूह है वो जापान। ठीक है, एशिया में जो जापान है वो अकेले हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। तो देखिए आसियान का जो उद्देश्य है ये सभी के सभी आपके सही से उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है ये सभी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखिए आसियान पूछा गया ना, तो आसियान का जो स्थापना हुआ था कहाँ कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ये बात भी आप लोग याद में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकते हैं। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो देखिए आसियान का जो सदस्य है वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, आसियान के सदस्यों की बात कर सकते हैं, इसमें 10 देश सदस्य, स्टार्टिंग में 5 थी और 5 बाद में ऐड हुआ, तो आपका इसमें से इंडोनेशिया आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए
आगे प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए आसियान का जो सदस्य नहीं है वो नहीं है आपका अल्जीरिया, ठीक है। बाकी बाद आपका फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया सभी के सभी आपका आसियान का सदस्य हैं। आसियान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर आप चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सारा का सारा वीडियो अवश्य देख लें। और ये जो चैनल है मेरा क्लास 12 के लिए स्पेशल चैनल है, यहाँ मैं क्लास 12 को अधिकतर बताता हूँ। तो अगर आप सभी ने और भी वीडियो देखने का मन है, अगर नहीं देखा हो तो देख सकते हैं चैनल में। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है कि किस प्रधानमंत्री में, ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो नीति को आरंभ किया। तो वो क्या था, ठीक है, आपका नरसिंहा राव ने। किसने? नरसिंहा राव ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जहाँ आपको 2 दिखाया जाता है नरसिंहा राव आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं जो कि बच्चे बोलते हैं कि बाहर से पूछ लिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा कि विश्व में सत्ता के अनेक केंद्र की स्थापित को डैश कहते हैं। वो कहते हैं बौद्ध विविधता, ठीक है। तो बौद्ध विविधता आपका ऑप्शन में मिलता होगा तो आप मार दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा कि 1945 में अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन के लिए डैश बनाई। तो मार्शल योजना बनाया था। अभी मार्शल योजना आपका इंपॉर्टेंट है, वो कब बनाया गया? तो 1945 में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो यहाँ पे जो एक प्रश्न आपका समकालीन दक्षिण एशिया, यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यह इसे भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट बात करेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 की बात करेंगे जो कि और भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह है, तो उसको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से कि दक्षिण एशिया देश में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। तो देखिए सैनिक शासन जो स्थापना किया था वो क्या था? पाकिस्तान ने। कब? पाकिस्तान ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में मुझे 3 जो दिखा जाता है, कब? पाकिस्तान आपका सही से उत्तर हो जाता। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष देश है। देखिए धर्म सापेक्ष जो देश है वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाया जाता होगा आपका पाकिस्तान सही सा उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न क्या बोला कि लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है। तो देखिए लिट्टे जो है वो आपका श्रीलंका का। कहाँ का है? श्रीलंका का। इसी वीडियो को अगर देख लिया तो बहुत सारा आपका समस्या दूर हो ही जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, समझौता का हस्ताक्षर किया। देखिए ये जो भारत और पाकिस्तान के जो बीच समझौता हो रहा था, ताशकंद का समझौता, तो 1966 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 जो है आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। पर जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो गए थे वहाँ पे समझौता करने, बाकी बाद वहाँ जाने के बाद उनका उधर ही निधन हो गया था। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो ताशकंद जो है ना उज़्बेकिस्तान की राजधानी। किसकी? उज़्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। तो देखिए शिमला जो समझौता हुआ था वो था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे 2 दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार आपका और भी कुछ प्रश्न ऐसे भी देख लेते हैं। चलिए प्रश्न पूछा रहा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए ये जो हुआ था वो था आपका जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रहेगा। भारत से कौन था? इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पे आपका पाकिस्तान से था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। देखिए इंदिरा गांधी ने जो किया था वो क्या था? ऊपर में मैंने बताया ना 1972 का शिमला समझौता। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे 4 जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप सभी को बोरिंग लग रहा होगा। देखिए बोरिंग लगेगा ही, क्योंकि एक साथ उतना लंबा वीडियो देखना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप देखते हैं मेहनत करते हैं तो फल भी आपका अच्छा ही मिलने वाला है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि सिंधु, ठीक है, नदी जल विवाद किस देशों से संबंधित है। तो सिंधु जो नदी है वो आपका पाकिस्तान में थोड़ा पड़ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जब 3 जो दिखाई देता है आपका भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पे रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था। देखिए कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए डेट को आप लोग याद रखिएगा, हर एक डेट को बारीकी से, क्योंकि डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होते ही रहता है। तो यहाँ पे जो आपका जो कारगिल युद्ध है आपका 1999 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दक्षेस की स्थापना हुई थी वही तो 1985 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 जो दिखाई देता है 1985 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न मेरा कि दक्षेस की स्थापना का श्रेय
श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को दिया जाता है? तो वो जो दिया जाता है वो राजीव गांधी को दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न अगर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो अगर आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये आपका राजीव गांधी सही है तो अच्छी बात है, आप ये भी बता दें, और अगर आपको किसी कोई और लगता होगा तो वो भी बता दें, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें डाउट ही हूँ। चलिए आगे प्रश्न क्या बता रहा कि प्रथम सार्क, ठीक है, यानी कि दक्षेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम जो दक्षेस का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका काठमांडू में हुआ था। सॉरी, काठमांडू पर है आपका बांग्लादेश में हुआ था, जो कि ढाका में है। ठीक है, काठमांडू इसका वो मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाया जाता है, ढाका जाता आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए 1985 में हुआ था। आगे प्रश्न पूछा कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दक्षेस का जो मुख्यालय अब हो जाएगा आपका काठमांडू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा कि दक्षेस यानी कि सार्क के गठन के समय इसकी संख्या कितनी थी? तो देखिए जब सार्क की स्थापना हो रही थी उस समय इसकी संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए सारा बात याद रखिए, एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो दोबारा देखें ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि अभी, ठीक है, दक्षेस में कुल कितने देश शामिल हैं? तो देखिए वर्तमान में दक्षेस में भी 8 सदस्य, ठीक है, कितने? 8। स्टार्टिंग में 7 था, एक बढ़ गया है। कौन सा देश बड़ा है? अफगानिस्तान बड़ा है, अभी हो गया है 8। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य है? तो देखिए दक्षेस का जो सदस्य है वो आपका जाएगा मालदीव। बाकी बात आपका जापान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका 4 दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 8 देश है, 8 देश का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य जो यहाँ पे फिर से पूछ गया है कि नहीं है। देखिए वो जो नहीं है ना आपका, वो इंडोनेशिया नहीं है। बाकी बात आपका पाकिस्तान भी है, भारत भी है और श्रीलंका भी है। इंडोनेशिया आपका सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि कौन से सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य जो नहीं है वो आपका म्यांमार नहीं है। ठीक है, म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी बात आपका भारत भी हो जाएगा, नेपाल भी हो जाएगा और भूटान भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न पूछा कि दक्षेस का 8वां सदस्य, ठीक है, कौन सा देश है? तो मैंने पहले बताया जो 8वां देश जो थे वो आपका जो शामिल हुआ है तो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाया जाता है आपका अफगानिस्तान सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा कि सार्क का सबसे छोटा देश कौन सा? तो देखिए सार्क का सबसे छोटा देश अगर बात कर सकते हैं तो वो आपका मालदीव हो जाएगा। कौन सा? मालदीव। करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया वो कहाँ होने वाला था? देखिए 19वां जो सम्मेलन वो आपका इलाहाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद में होने वाला था, जो कि पाकिस्तान में है। तो इस्लामाबाद में होने वाला था जो कि रद्द हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कह रहा कि, ठीक है, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो साप्टा जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1904 में। कब? 1904 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे 1 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई? देखिए बांग्लादेश की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता हो कि ये सारा प्रश्न आपको आता है तो तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा, आप प्रयास कीजिएगा कितना हो रहा कितना हो रहा। ये नहीं कि अब आता है तो आप वीडियो दीजिएगा काट के, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको नहीं भी आते होंगे। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि कौन सी रेखा भारत और, ठीक है, बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न मेरा कि शेख मुजीब रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखिए शेख जो मुजीब रहमान जो है ना वो आपके हो जाएंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? बांग्लादेश के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जी दिखाई देता है, बांग्लादेश आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो ये चैप्टर का और 2 प्रश्न बचे हैं इसे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। चलिए बात कर लेते हैं इन 2 प्रश्नों की, उसके बाद करेंगे अगला चैप्टर की। प्रश्न पहला कि फरक्का समझौता, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध है
देखिए फर्क का जो समझौता का संबंध है वो भारत और बांग्लादेश का बीच, क्या भारत और बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में आपका जो दो दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आपका देश भारत रहेगा। इसी प्रकार आपका ये जो चैप्टर रहता है वो भी समाप्त होता है। इसके बाद चलिए फटाक से देख लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नों को। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला चैप्टर का। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वह था 1945 में। कब? 1945 में। यानी कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो आपको 1945 में हुआ। ठीक है, देखिए यूएनओ को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। चलिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, वही प्रश्न है। ये आपका फुल डेट बताना। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन रहा लास्ट में, अपने नाम के साथ पता के साथ कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ। ठीक है, भारत जब इसका सदस्य बना तो कब बना था भारत इसका सदस्य, वो आपको बताना। ठीक है, जिस प्रकार इसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर में हुआ था, तो भारत इसका सदस्य कब बना था वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य इनमें से कौन था। तो देखिए मौलिक सदस्य अगर बात कर सकते हैं तो वो भारत था, और भारत कब इसमें शामिल हुआ वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ठीक है, किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो वो जो करते हैं ना सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, किसके? सुरक्षा परिषद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाया जाता है आपका सुरक्षा परिषद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान महासचिव है वह है एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कि आपका 2017 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, 1 जनवरी 2017, और वह है आपके पुर्तगाल के रहने वाला। ठीक है, तो एंटोनियो गुटरेस आप याद रखिएगा, साथ ही साथ इसका जो प्रथम था उसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला पूछा जा रहा है कि महासचिव एंटोनियो गुटरेस ठीक है किस राज्य से नागरिक थे। तो मैंने बताया अभी पुर्तगाल के, तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई देता है पुर्तगाल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ठीक है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या अगर बात कर सकते हैं तो 5 हो जाती है। ठीक है, स्थायी सदस्य पूछा जाए तो 5, अगर अस्थायी पूछा जाए तो 10। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए स्थायी सदस्य सबसे पहले आपको पाँचों को पाँचों याद रहना चाहिए कि कौन कौन स्थायी सदस्य हैं। देखिए पहला तो आपका हो जाता है रूस। ठीक है, वो आपका है। साथ ही साथ आपका अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जापान भी है और फ्रांस भी है। इसमें जो इटली हो जाती है, ईरान हो जाता है, ये नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो नहीं है वो आपका जापान नहीं है। ठीक है, तो इटली नहीं है, जापान नहीं है और इजराइल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये लोग सदस्य नहीं है स्थायी वाला। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ठीक है संघ के में जो वीटो पावर मिला है ना, तो वीटो प्रयोग सबसे अधिक किसने किया है। तो वो जो किया है सोवियत संघ ने किया है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का उसे पावर दिया गया है जो स्थायी सदस्य हैं 5 देशों को। तो जो वीटो पावर है ना वो सबसे अधिक जो प्रयोग किया है वो क्या है? सोवियत संघ ने। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूएनओ में कितने सदस्य रहते हैं। ठीक है, यूएनओ में कितने उसका भाग है वो। तो देखिए इसमें 6 भाग होते हैं, उनमें से आपका एक आर्थिक और सामाजिक परिषद भी आता है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत उसके जो सदस्य हैं वो आपका 54 हो जाएगा। कितने? ठीक है 54। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो आया है वो आपका 1995 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, मैं बता दे रहा हूँ वहाँ भी मैं कुछ देता रहता हूँ लिंक वगैरह। साथ ही साथ हमारे सारा वीडियो देखें, आपका चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार की वीडियो चैनल में दी जा रही है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो को देखेगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला। चलिए और यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, टेंशन नहीं है, लंबा जाएगा तो एक बार बैठिए, आधा घंटा का वीडियो बनेगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए
आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। वही प्रश्न है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो देखिए वो जो है ना आपका जनरल ठीक है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफिक, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा था आपका सही से उत्तर है। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी जो मुख्यालय अगर बात कर सकते तो हेग में है। कहाँ पे? हेग। आपका हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई वह तो 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी जो बात कर सकते हैं मुख्यालय की वो आपका है लंदन में। ठीक है, और लंदन कहाँ पे पड़ता है? यूके में पड़ता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ? तो देखिए ये जो हुआ था आपका 1967 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला और एक चैप्टर आपका बचता है, इसके बाद आपका जो फर्स्ट टर्म का जितने भी प्रश्न होते हैं वो समाप्त हो जाएगा। चैनल में मैंने इतना वीडियो बना दिया है टर्म 1 का कि आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया टर्म 1 का, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लें। और हर एक वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद आप सभी को मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। चलिए आगे प्रश्न जो यहाँ पे बनता है कि पहला प्रश्न जो आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका वैश्वीकरण, इसे भी करना जरूरी है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई? तो देखिए भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया वो चालू हुई आपका 1991। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 जो दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर 3। चलिए 91। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? देखिए ये जो टिका है आपका उदारवाद विचारधारा पर। किस पे? उदारवाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाया जाता है आपका बहुत सा सटीक से उत्तर हो जाता है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि जब अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को ठीक है कम करके निजीकरण और प्रोत्साहन दिया जाता है तब इस दशा को कहा जाता है। तो ऐसी दशा को हम लोग उदारीकरण करेंगे। क्या करेंगे? उदारीकरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा उदारीकरण में ठीक है उदारीकरण से समीपता को दर्शाता है? तो देखिए समीपता को जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका उद्योगों का आधुनिकरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे 2 जो दिखाई देता है उद्योगों का जो आधुनिकरण आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो देखिए वो जो दशा होना चाहिए वो होना चाहिए नियोजित औद्योगिकरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 जो दिखाया जाता है नियोजित औद्योगिकरण आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए ये जो चैप्टर है आप इस वीडियो को और एक बार देख लें तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये चैप्टर थोड़ा आपको हट लग रहा होगा लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, एक आध बार देख लीजिए वीडियो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आखिरी 2 प्रश्न बचे हैं, इसे भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमंडलीकरण की विशेषता है? तो देखिए भूमंडलीकरण की जो विशेषता है वह है कि आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता। चलिए इसी प्रकार आज का अंतिम प्रश्न और जो आखिरी प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो देखिए भूमंडलीकरण का जो संबंध है आपका उदारीकरण पर भी है और निजीकरण पर भी, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाया जाता होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों का दोनों आपका सही से उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो यह वीडियो रहा था जितने मिनट को बनता होगा वीडियो आई थिंक मुझे लगता है कि 30 मिनट का बन जाएगा। तो डरिए मत, क्यों दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का, और एक बार देख लीजिएगा। अगर आप सभी ने हमारे सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखा है और भी वीडियो बना हुआ आपका ऑब्जेक्टिव का उसे नहीं देखा है तो जाके देख लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और एक बात बता दे रहा हूँ, आप सभी ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी कर लें। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो निखिल स्टडी क्लासेस सर्च मारिएगा टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।